बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग आज तेलंगाना में समाप्त हो गई। प्रमुख हस्तियों के साथ ही तेलंगाना बसपा प्रमुख डॉक्टर आर.एस. प्रवीण ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार जहां मध्य प्रदेश तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टियां घबराई हुई नजर आई, वहीं राजस्थान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कूल नजर आए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना और केंद्रीय मंत्रियों सहित संगठन के बड़े नेताओं को विधायक बनने के लिए चुनाव मैदान में उतारना, यह भी पार्टी के डर को दर्शा रहा था। वहीं मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर मत पेटियों से छेड़छाड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। बालाघाट में गलत तरीके से स्ट्रांग रूम खोलकर पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ और फिर मतगणना स्थल यानी कि स्ट्रांग रूम की बिजली गुल हो जाना और सीसीटीवी बंद हो जाने आदि की जो घटनाएं हैं, ये भी सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके प्रत्याशियों की बेचैनी को दर्शाता है। बालाघाट के पोस्टल बैलेट कांड में 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने के बाद भी आम जनता और विपक्षी दल इसे जिला कलेक्टर की नाकामी और बीजेपी के लिए काम करने की घटना मान रहे हैं। हालांकि इस बार पुरानी पेंशन मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी नाराज रहे। वहीं रोजगार और पेपर लीक होने जैसी भर्ती घोटाले से युवा बहुत नाराज रहे। राज्य में बड़ी संख्या में ओबीसी की जनसंख्या है और नौकरियों में आरक्षण पर अदालतों में सरकार की जो संदिग्ध भूमिका को लेकर ओबीसी भी नाराज रहे। किसान, महंगाई, एमएसपी आदि मामलों में एमपी सरकार वैसे भी बैकफुट पर रही है। कुछ संगठनों ने तो बीजेपी को वोट नहीं देने की बाकायदा शपथ ले ली। हम ये शपथ लेते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अंतिम समय में पैसे बांटने की स्कीमों को जारी करने से बीजेपी को बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना नजर नहीं आती। फिर पार्टी का भीतरी कलह, परिवारवाद, पैराशूट प्रत्याशी, तोड़फोड़ आदि ये सभी कुछ परिणामों पर असर डाल रहा है। हालांकि बीजेपी ने वोट कटवा दलों को करोड़ों रुपए देकर वोट बांटने की कोशिश जरूर की, फिर भी भीम आर्मी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने और बीजेपी सांसद की गाड़ियों के उपयोग का वीडियो के साथ ही डायरी के पन्नों का जो हिसाब लिखा था उसके वायरल होने के बाद ये संभावना भी जाती रही। लिहाजा बीएसपी का वोट प्रतिशत और सीटें इस बार बढ़ने से मध्य प्रदेश में फिर से बीएसपी के तीसरी शक्ति के तौर पर उभरने की संभावना नजर आती है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर समेत प्रमुख विपक्षी कांग्रेस बीजेपी के प्रमुख नेताओं का 2-2 स्थानों से चुनाव लड़ना और योगी का अपने भाषण में बसपा का जिक्र करना यह दर्शाता है कि जीत इतनी भी आसान नहीं है। वहीं आज वोटिंग के दौरान बीजेपी और टीआरएस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच फर्जी वोटिंग को लेकर झड़प भी हो गई। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस बार नहीं लगता कि वोटर्स ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। छत्तीसगढ़ में जहां गोबर की खरीदी, एमएसपी की बढ़ोतरी और ओपीएस सहित सरकारी नौकरियों में नियुक्ति आदि ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कांग्रेस के पक्ष में गए, फिर भी कुछ मामलों के कारण यहां बसपा की सीटें बढ़ने की संभावना नजर आती है। राजस्थान के वोटर्स हर बार सरकार बदल देते हैं, लेकिन इस बार शायद ये क्रम टूटने वाला है। यहां अंतिम समय में जातिगत जनगणना कराने की बात कहकर गहलोत सरकार ने जहां बीएसपी को आलोचना का एक मुद्दा दे दिया, वहीं आम वोटर्स में एक उम्मीद भी जगा दी। लिहाजा इस बार सरकार बदलने की संभावना कम ही नजर आती है। हालांकि ईवीएम पर भरोसा करना नहीं करना यह जनता का मुद्दा है। फिलहाल पूरी तरह ये बात जनता का मुद्दा नहीं बन पाया है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस चुनाव के परिणामों से लोगों का ईवीएम पर विश्वास मजबूत हो जाए। लिहाजा इस बार चुनाव परिणाम आम जनता के मन मुताबिक रहने की संभावना है।
परिणामों को लेकर बालाघाट के पत्रकार साथी क्या सोचते हैं, आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रहीम खान, अशोक मोटवानी, रफीक अंसारी और युवा पत्रकार आशीष गणवीर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताएं, जिले की 6 सीटों पर किसकी जीत की संभावना नजर आती है? बालाघाट जिले की अगर हम बात करें और 2018 का रिजल्ट देखें तो यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटों पर जीती थी और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर। जो दोनों दिग्गज थे हमारे यहाँ, रामकिशोर कावरे और गौरीशंकर बिसेन, जिन्होंने जीत हासिल की थी, दोनों मंत्री बने। लेकिन इस बार समीकरण जो है थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो राज्य सरकार ने एक लाडली लक्ष्मी योजना चलाई और उसका जो फायदा है उनको मिलता नजर आ रहा है। जो महिलाओं के वोट, जहां तक मेरा मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में मिले हैं। तो इस बार जो मेरे पास जो मेरा जो मानना है वो ये है कि 3 सीटें भाजपा और 3 सीटें कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। बालाघाट जिले का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें यदि हम आकलन करें निष्पक्ष ढंग से, तो हमें इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस इस समय जिले के अंदर बढ़त में है। देखिए, बालाघाट जिले की 6 विधानसभाओं के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जनता जनार्दन ने परिवर्तन तो चाहा ही है, तो परिवर्तन तो निश्चित रूप से होगा ही। अब ये जब तक के चुनाव में जो रिजल्ट है वो जब तक के खुल के नहीं आएंगे तब तक के कह नहीं सकते, पर परिवर्तन बहुत होगा इस बार। 2018 की बनिस्बत इस बार परिणाम कांग्रेस के अच्छे समझ में आ रहे हैं। मेरा जो आकलन है, 6 विधानसभा में 4 जो है कांग्रेस की जीत आ सकती है और बाकी 2 पर टप पर लड़ाई है। जी हाँ, ये सब देखते हुए मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने की संभावना नजर आती है? मेरे हिसाब से इस बार भी वही गणित फिर से बैठने वाला, 50-50 वाला। 230 विधानसभा सीटें हैं, तो मेरा ये अंदाज है कि 100 से 115 सीटें दोनों पार्टियों को मिल सकती है, यानी किसी को 110 मिल सकती है, किसी को 120 मिल सकती है। ये मेरा अंदाज है। मध्य प्रदेश में जो जितने सर्वे आ रहे हैं पिछले 6 महीने में, उस आधार पर उसके यदि हम विश्वास करें, उस आधार को हम देखें, तो हमें इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस को इस बार सहानुभूति का लाभ मिल रहा है। जिस तरह से उनकी सरकार को गिराया गया वो जनता को पसंद नहीं आया। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आपको बनते हुए नजर आ रही है। दोनों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, और जो भी राजनीतिक दल है, वो कोई भी एक तरफा सरकार नहीं बनेगी, किसी की लंगड़ी सरकार बनेगी किसी की भी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गठबंधन है। तो मुझे इस समय को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि काफ़ी परिवर्तन होगा और बसपा और गोंडवाना के काफ़ी विधायक जीत के जाएंगे। संभावना तो कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना नजर आ रही है। बालाघाट का ये कांड बहुत चर्चित रहा है। पोस्टल बैलेट की घटना और बिजली गुल होने के मामले को लेकर आप इसको किस तरह से देखते हैं? पोस्टल बैलेट को लेकर तो काफ़ी हल्ला मचा है। भोपाल से दिल्ली तक कांग्रेसियों ने इसकी शिकायत की है। लेकिन पोस्टल बैलेट में किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है, ये मेरे को थोड़ा सा उचित नहीं लगता। मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी वोट देते हैं तो बाकायदा उनका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, उनके उंगली पे स्याही लगाई जाती है और जब वो वोट दे के बैलेट पेपर को एक छोटे लिफाफे में डालते हैं और छोटे लिफाफे को पैक करते हैं। उसके बाद फिर उस छोटे लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में डालते हैं और उसको पैक करते हैं और उसके बाद पेटी में डालते हैं। तो अगर वो 2 उसमें कवर में वो बैलेट पेपर है तो उसको किसी तरह से प्रभावित करना, बदलना, यानी एक मेरे हिसाब से मुश्किल काम है। तो हालांकि ये जांच का विषय है कि जो स्ट्रांग रूम था पोस्टल बैलेट का, वो समय से पहले क्यों खोला गया
और प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों को सूचना क्यों नहीं दी गई, और बैलेट पेपर को रखने के लिए अलग से स्ट्रांग रूम क्यों बनाया गया, जबकि ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक स्ट्रांग रूम है। तो ये सब जांच के विषय हैं। और जहां तक कि लाइट गोल होने की बात है, तो इस संबंध में हमारी कलेक्टर से चर्चा हुई थी, तो उनका ये कहना था कि जो आधे पौन घंटे के लिए लाइट गोल हुई थी, उतने समय के सीसीटीवी भी बंद हो गए थे, तो हमने उस आधे पौन घंटे की वीडियोग्राफी कराई है। तो ये भी जो है कांग्रेस ही इस बात को मुद्दा बना के और निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत की है। देखे क्या परिणाम आता है। ये प्रशासनिक लापरवाही के साथ साथ षड्यंत्र का भी इसमें एक हिस्सा नजर आ रहा है मुझे। पोस्टर ब्लेड और लाइट गोल के मामले में ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें जिले में जो अधिकारी होते हैं, निर्वाचन अधिकारी, और जो बवाल जो मचा हुआ है, और यहाँ के जो प्रत्याशी है जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, और तमाम जनता वो के बीच से यह खबर आ रही है कि इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पूर्व काम को अंजाम दिया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर, एसडीएम और प्रशासन पूर्ण रूप से दोषी है इसमें, और लोकतंत्र को की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टल बैलेट का जो मामला था, जैसा कि जो लेटर वायरल हुआ था रिटर्निंग ऑफिसर का, उसमें 27 दिसंबर को 27 नवंबर को 3 बजे का समय था, लेकिन 1:29 पर जो है उसको खोल दिया गया, और वहाँ पर जो है बैलेट पेपर को वहाँ रखने का जो भी उनका किया गया, ये संदेह के घेरे में आता है। और दूसरा ये कि जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसमें विधायक, जो लोकल विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके 2 लोग खास थे, तो इसलिए थोड़ा संदेह के दायरे में नज़र आता है ये। क्या ओपीएस मामले में कर्मचारियों की नाराजगी, रोजगार के मामले में युवाओं की नाराजगी के कारण, या उसके साथ साथ महंगाई जैसे मुद्दे भी जो हैं, क्या परिणामों को प्रभावित कर पाएंगे? ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो काफ़ी नाराज हैं सरकार से, और वो तो चाह रहे हैं कि ओपीएस फिर से लागू हो। तो ये एक प्रभाव डाल सकता है सरकार की वोटिंग के ऊपर। दूसरा, जहाँ तक युवाओं के रोजगार की बात है, तो जहाँ अगर हम ऑल ओवर पूरे इंडिया की बात करें, तो सभी राज्यों में बेरोजगारी की समस्या है। युवा जो है रोजगार की तलाश में हैं, और भारत सरकार ने जो एक 2-3 योजनाएं चलाई है, मेक इन इंडिया या और भी जो दूसरी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन प्रतिशत रोजगार का अभी उतना नहीं है कि हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार पक्का मिल सके। बिल्कुल, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार 3 महत्वपूर्ण मुद्दे तो हैं ही। साथ ही कर्मचारी, जिनको हम मानते थे कि ये भाजपा का ज़्यादा पक्ष लेते हैं, लेकिन इस बार पूरे मध्य प्रदेश, बालाघाट सहित पूरे मध्य प्रदेश में जब भी हमने कर्मचारियों से चर्चा की है, तो उन्होंने ओपीएस मुद्दे को लेकर जो नाराजगी व्यक्त की भाजपा के प्रति, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी वर्ग ओपीएस को लेकर इस समय कांग्रेस के समर्थन में खड़ा है, क्योंकि उन्होंने क्या बोलते हैं, हिमाचल, कर्नाटक में इसको लागू किया है। तो कर्मचारी वर्ग को देखा है कि कांग्रेस ने जो कहा उसको किया है, इसलिए आज कर्मचारी वर्ग जो है ओपीएस को लेकर कांग्रेस के समर्थन में खड़ा है। क्या है, ओपीएस में जो कर्मचारियों जो है उनको मतदान करने का भी अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए काफ़ी इसमें परेशानी हुई है, जिससे चुनाव को भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है उस पर। बिल्कुल परिणाम को प्रभावित करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं, आप भी युवा हैं। बेरोजगारी तो इस कदर है कि हम लोग के लड़के बच्चे पढ़ के आज का रोजगार ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है। और जहाँ तक महंगाई का मामला है, आप महंगाई की स्थिति देख ही रहे हैं। 50-60 रुपया किलो प्याज हो गई है। आज अभी सब्ज़ी लेने जाओगे, कम से कम 150 की सब्ज़ी हो जाएगी। ये प्रभावित तो ज़रूर करेंगे। और ओपीएस का जो हमने आकलन किया है, तो उसमें ये लगा कि ओपीएस के मामले को लेकर के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान रहा है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव परिणामों के लाइव कवरेज के लिए 3 दिसंबर को हम सभी साथ होंगे। उस दौरान भी हम आपकी प्रतिक्रिया अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। दर्शकों, हमने वोटर्स से मिले संकेतों, बातचीत के सार और माहौल को आंकते हुए सटीक सर्वे आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे साथ।